So before that there is one more topic which is given to us, which is storing conditions. इनका कहने का मतलब ये है that जैसे कि अभी तो हम क्या कर रहे थे, we were using if statements to put some conditions inside it, and then under those conditions we were doing what, we were putting some statements and those statements were getting executed. बट देर इज वन मोर वे ऑफ डूइंग इट, दैट इज स्टोरिंग कंडीशंस. जैसे कि एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इन्होंने, इस एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं और मैं इसको शॉर्ट एंड सिंपल 5 मिनट में समझाता हूँ कि ये है क्या. ठीक है, तो देखो, इफ a deposit is less than 2000 for 2 years or more years the interest is 5%. मतलब यहां पर क्या किया, कुछ कंडीशंस दिए कि अगर आपने 2000 से कम डिपॉजिट किया और 2 साल से ज़्यादा समय के लिए डिपॉजिट किया तो आपको 5% का इंटरेस्ट लगेगा. अगर आपने 2000 से ज़्यादा डिपॉजिट किया पर 6000 से कम डिपॉजिट किया और वो भी 2 या 2 से ज़्यादा साल के लिए, तो आपको 7% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा. अगर आपने 6000 से ज़्यादा डिपॉजिट किया और 1 साल से ज़्यादा के लिए डिपॉजिट किया तो 8% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना. और अगर आपके डिपॉजिट 5 साल या उससे ज़्यादा के हैं तो आपको 10% का इंटरेस्ट लगेगा. ऐसी कुछ कंडीशन दी है ना, ये इसका कुछ लॉजिक नहीं है, बस मैं बता रहा हूँ आपको कि देर आर सम कंडीशंस विच आर गिवन टू अस. अब हम लोग क्या करते, अगर ऐसी कंडीशंस फुलफिल करनी होती तो हम क्या करते, सिंपली हम यूज़ करते इफ डिपॉजिट इज लेस देन और इक्वल टू 2000, है ना. तो अगर लेस देन और इक्वल टू 2000 है, और एक और कंडीशन क्या दी है, एंड टाइम इज इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 2. अगर ये कंडीशन है तो यहाँ पर एक हमारा ब्लॉक बन जाएगा और इसके अंदर हम लोग क्या लिख देंगे, ROI इज इक्वल्स टू 5% बोला ना, मतलब 0.05. ठीक है, तो ये मेरा पहला स्टेटमेंट बन गया. बट अब इतना सारा लिखना पड़ता है हमको, है ना. तो इन्होंने बोला कि अगर आपको ऐसी चीज़ों की बार बार ज़रूरत पड़ रही है तो आप एक जगह पर इन कंडीशंस को स्टोर कर दो और बाद में इजीली इनको यूज़ कर लो. जैसे कि देखो, वे ऑफ राइटिंग क्या है वो इन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है, जो मैंने अभी लिख के बताया ना, ये देखो, ये इफ डिपॉजिट इज लेस देन 2000 एंड टाइम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा, 0.05. तो ये हमारा ट्रेडिशनल तरीका था. बट हम एक और काम कर सकते हैं, हम लोग कुछ कंडीशंस ले सकते हैं. देखो कैसे लेंगे वो कंडीशंस, थोड़ा सा उसको समझते हैं. ये एक तरीका है, आप करो यूज़ या ना करो वो बात की बात, बट ये तरीका है. जैसे कि यहाँ पर ले लिया उन्होंने, एक वेरिएबल का नाम ले लिया एलिजिबल फॉर 5%. ठीक है, ये नाम है सिर्फ, आप A1 A2 A3 A4 भी ले सकते हो. तो यहाँ पर इन्होंने नाम लिया एलिजिबल फॉर 5%. इसकी कंडीशन क्या होगी, तो एलिजिबल फॉर 5% का मतलब है कि डिपॉजिट आपका 2000 से कम है और टाइम आपका 2 साल या 2 साल से ज़्यादा है. एक और वेरिएबल ले लिया एलिजिबल फॉर 7%. इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है 2000 से कम का डिपॉजिट है और 6000 से मतलब 2000 से ज़्यादा का है और 6000 से कम का है और टाइम आपका 2 साल या उससे ज़्यादा का है. ये हो गया दूसरा वेरिएबल. तीसरा वेरिएबल ले लिया एलिजिबल फॉर 8%, जिसमें डिपॉजिट आपका 6000 से ज़्यादा है, टाइम आपका 8 से बढ़ा कर है. और एलिजिबल फॉर 10%, एक और वेरिएबल ले लिया जिसमें आपका टाइम 5 साल से ज़्यादा का है. तो ऐसे 4 इन्होंने कंडीशंस बना ली. अब जब 4 कंडीशंस ऑलरेडी बना ली, तो अब जब हम इफ स्टेटमेंट के अंदर ये लिख रहे थे, इतना सब लिख रहे थे, अब हम इतना ना लिख के सिंपली लिखेंगे इफ एलिजिबल फॉर 5%, तो ROI 0.05. इफ एलिजिबल फॉर 7%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.075, है ना. तो यहाँ पर क्या किया, कुछ कंडीशंस स्टोर कर दी किसी वेरिएबल के अंदर, है ना. यहाँ पर अगर एलिजिबल फॉर 5% की जगह A1 होता तो आप सिंपली यहाँ पर लिखते इफ A1 रेट इज इक्वल्स टू 0.05, इफ A2 रेट इज इक्वल्स टू 0.075. तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वेरिएबल्स के अंदर कुछ कंडीशंस को स्टोर कर सकते हैं और उन कंडीशंस का हम बार बार उन वेरिएबल्स का यूज करके इस्तेमाल कर सकते हैं. दिस इज अ वे विच इज गिवन टू अस. हम जो तरीका यूज़ करते हैं, जो वे हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ द ट्रेडिशनल वे एंड दैट इज़ द मोस्ट सिंपल वे. यहाँ पर क्या होगा कि वेरिएबल डिफाइन करना, वेरिएबल को स्टोर करना, फिर उसकी कंडीशंस को समझना, इंस्टेड हम जो हमारा तरीका अपनाते हैं वो अपना सकते हैं. बट देर इज़ अ वे आउट कि जहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर एक मिनट, हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं वेरिएबल को वेरिएबल के अंदर. चलिए आगे बढ़ते हैं. नाउ इज द टॉपिक ऑन विच वी वांटेड टू मूव. दिस इज रिपीटेशन ऑफ टास्क.
रिपीटेशन का मतलब किसी भी चीज को बार 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 रिपीट करना, मीन्स इट इज अ लूप। किसी भी चीज को बार बार रिपीट करने के लिए एक टर्म होती है जिसको बोला जाता है लूप। ऑलराइट, चलो रिपीटेशन अब कहाँ कहाँ पर जरूरत पड़ सकता है, तो देखो इन्होंने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है, हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि घर पे मम्मी कुछ बना रहे हैं, ठीक है, तो अब जब भी कोई चीज़ बनती है तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही बनती है, बनानी पड़ती है कुछ सोच समझ कर ज़्यादा क्वांटिटी में। तो जैसे कि इन्होंने पहले भी हमने देखा है ये एग्जांपल, आज फिर देख रहे हैं हम इस एग्जांपल को। जैसे कि रोटी बनाना है या तवा पे डोसा बनाना है या उपमा बनाना है ना, चपातीस डोसाज उपमा अप्पम, ऐसी कोई चीज़ें क्रिएट करनी है, बनानी है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमको, तो पूरी प्रोसेस पता होना चाहिए कि हीट द पैन, spread evenly the batter on the heated pan and flip it carefully for after some seconds, flip it again after some seconds, take it off from pan and to make next dosa or next appam go to step 2 again। तो क्या करना पड़ता है, जब तक आपको बनाते जाना है तब तक आपको क्या करना है, स्टेप्स को रिपीट करना है। एक बन गया यहाँ पर, तो अब क्या करना पड़ेगा, दूसरा बनाना है, तो दूसरा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगेन आपको बैटर डालना पड़ेगा, फिर हीट करना पड़ेगा, फिर फ्लिप करना पड़ेगा, फिर पैन पे से निकालना पड़ेगा, फिर से बनाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, फिर स्टेप 2 पे आना पड़ेगा, फिर से स्प्रेड करना पड़ेगा, फिर से उसको फ्लिप करना पड़ेगा दोनों साइड से, फिर पैन पे से हटाना पड़ेगा। मतलब समझ रहे हो, सम स्टेप्स आर गेटिंग रिपीटेड ओवर हियर। यहाँ पर कुछ स्टेप्स रिपीट हो रही हैं। जब एंड कब होगा ये, जब आपको लगता है कि हाँ ये कंडीशन अब हमारी फुलफिल हो गई है कि जितने डोसा, जितने अप्पम और जितनी चपातीस हमको बनानी थी उतनी बन गई हैं, तो हमारा जो भी वो स्टेटमेंट होगा वो एंड हो जाएगा। अब इसका कोड कैसे लिखे हैं, तो यहाँ पर इन्होंने उसका कोड लिखकर बताया, चलो देखते हैं हम। ठीक है, प्री रिक्विसाइट मतलब पहले से हमको क्या लगेगा, तो बेटर लगेगा, पहले से बेटर हमारे पास होना चाहिए, जो मिक्स है उसका वो होना चाहिए। अब क्या क्या करना पड़ेगा, हीट द फ्लैट पैन और तवा, स्प्रेड बैटर, फ्लिप आफ्टर 20 सेकेंड्स, फ्लिप आफ्टर 20 सेकेंड्स, टेक इट ऑफ फ्रॉम फैन। अब इतना तो ठीक है, ये वाली लाइंस देखो यहाँ पर इन्होंने क्या लिख के बताया, ये वाली, ठीक है, इसको समझते हैं। इफ यू वॉन्ट मोर डोसाज देन समथिंग यू हैव टू डू, एल्स स्टॉप। अगर आपको और डोसास चाहिए तो यहां पर क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं, एल्स स्टॉप, है ना। मतलब आपको अगर कुछ और डोसास चाहिए तो आपको कुछ और करना पड़ेगा डोसास बनाने के लिए। तो क्या करना पड़ेगा, तो आपको फिर से स्प्रेड बट बैटर ऑन फ्लैट पैन, ये स्टेप्स रिपीट करनी पड़ेगी। सीधी सी बात है कि हमको तो और डोसास चाहिए हैं, और डोसास चाहिए हैं, तो ऊपर जो प्रोसेस था डोसास बनाने का सेम प्रोसेस रहेगा यहाँ पर भी, है ना। जब सेम प्रोसेस रहेगा यहाँ पर भी तो हमको कुछ स्टेप्स को रिपीट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क जो है इसको हम समझते हैं, ये दिख रहा है यहाँ पर, इफ यू वांट मोर डोसास देन क्वेश्चन मार्क। तो अब इसको समझते हैं। नाउ व्हाट शुड यू राइट इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, सो दैट इट स्टार्ट्स रिपीटिंग द प्रोसेस अगेन फ्रॉम द सेकंड स्टेप। Since there is no number associated with the steps, how can you tell from where to repeat? यहाँ पर अगर हर स्टेप का एक नंबर होता 1 2 3 4 5 6, तो आप बोल देते गो टू स्टेप 3, और जैसे ही आप गो टू स्टेप 3 बोलते तो स्टेप 3 से आपका पूरा कोड फिर से रिपीट हो जाता। पर चूंकि यहाँ पर कोई है नहीं, ऐसा नंबर तो है नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कुछ लेबल लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर कुछ लेबल होता तो हम वहां पर बोल देते कि भैया चलो गो टू दैट लेबल। जैसे कि इन्होंने एक एग्जांपल ले लिया यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर देखो इन्होंने एक लेबल बना दिया जिसको नाम दे दिया स्प्रेड, और बाकी आपकी स्टेप्स जो थी वो स्टेप्स लिख दी। और यहाँ पर जब आपने लिखा इफ यू वांट मोर डोसास, तो यहाँ पर लिख दिया गो टू स्प्रेड, और स्प्रेड के नीचे का जितना कोड है वो पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा खुद से। और अगर नहीं चाहिए तो स्टॉप होना ही है उसको, है ना। तो यहां पर इन्होंने क्या लिख के बता दिया इसमें कि गो टू स्प्रेड। बट वन थिंग मोर, यहां पर जो हमारा लूप है यहां पर हम मतलब कि यहां पर गो टू स्टेटमेंट्स भी नहीं होता है, तो बिना गो टू स्टेटमेंट का यूज करें। ये तो चलो इन्होंने बता दिया कि कैसे कर सकते हैं, ट्रेडिशनल तरीका बताते चले गए वो लोग कि और डोसास बनाने तो क्या करें, सेकंड स्टेप को रिपीट करो, तवे पे गरम करो, फ्लिप करो, तवे से हटाओ, पैन से हटाओ, दूसरा बैटर डालो, उसको स्प्रेड करो, उसको हीट करो। तो ये स्टेप चलती रहेगी, ये प्रोसेस हमारे समझने के लिए अच्छी है, बट इसको प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे लेंगे वो हमको वहां पर बताया हुआ है।
एक और एग्जाम्पल इन्होंने दिया हुआ है। इस एग्जाम्पल में इन्होंने बताया कि हमको 6 ही डोसा बनाने हैं। जब हमको पता है पहले से कि हमको कितने 6 ही डोसास बनाने हैं, ठीक है, ये लिखा हुआ है, अगर आपको 6 ही डोसास या 6 ही अप्पम बनाने हैं तो आपकी स्टेप रिपीट होगी। पर क्या होगा, जैसे ही आप पेन पे से हटाओगे उसके बाद आप लिख दोगे काउंट में 1 जोड़ दो, और आखिरी में नीचे यहां पर कंडीशन चेक हो जाएगी, इफ काउंट इज इक्वल्स टू 6 देन स्टॉप, एल्स गो टू स्प्रेड। समझ रहे हो, ये 4 लाइन जो मार्क करी है, अगर काउंट की वैल्यू 6 के बराबर है तो रुक जाओ, प्रोग्राम को एंड कर दो, नहीं तो स्प्रेड पे चले जाओ और फिर से बनाने लग जाओ। जब तक आपके काउंट की वैल्यू 6 नहीं होगी तब तक आपकी ये प्रोसेस रिपीट होती रहेगी। ऑलराइट, तो इसको अगर हम समझें तो यहां पर इन्होंने नंबरिंग करके दिया है। जैसे कि आप देखो यहां पर नंबर्स दे दिए हैं इन्होंने, ABCDEFGHIJ, हर स्टेप को एक नंबर दे दिया है। ठीक, तो अगर हम समझें तो सबसे पहली स्टेप जो होगी उसमें क्या होगा, ए एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ए एग्जीक्यूट हुआ मतलब हीट पेन फैन पेन। सेकेंड, इनिशियलाइज काउंट टू 0, मतलब काउंट की वैल्यू अभी 0 है क्योंकि हमारा एक भी डोसा नहीं बना। फिर कौन सी स्टेप्स चली, CDEFGHI, आई तक चली। ठीक है, एल्स पे पहुंचा, एल्स पे पहुंचने के बाद उसने देखा कि भैया अभी तो हमारी काउंट की वैल्यू 6 नहीं हुई, तो गो टू स्प्रेड पे चला गया, तो ये आ गया वापस उधर। फिर स्टेप रिपीट हुई, CDEFGHI, फिर देखा क्या काउंट की वैल्यू 6 हुई, नहीं हुई, तो फिर CDEFGHI रिपीट हुआ, क्या 6 हुई, नहीं हुई, फिर CDEFGHI रिपीट हुआ, क्या 6 हुई, नहीं हुई, फिर से CDEFGHI रिपीट हुआ, एंड द लास्ट टाइम यहाँ पर अब चेक किया तो यहाँ पर भी CDEFGHI रिपीट हुआ, और जब यहाँ पर 6 हो गए हैं, तो अब जब काउंट 6 हो गए हैं तो ये CDEFGHI एग्जीक्यूट नहीं होगा, और अब कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, तो अब एग्जीक्यूट होगा J, जो कि प्रोग्राम को एंड कर देगा। तो इस तरीके से जनरली इन लूप्स का आप कह सकते हो कि जो प्रोसेस है, जो वे है, वो इस तरीके से लूप्स ऑर्गेनाइज होते हैं। बट एक चीज जो मैंने आपको पहले बताई कि पाइथन के अंदर, पाइथन डज नॉट हैव एनी गो टू स्टेटमेंट्स। पाइथन के अंदर कोई भी गो टू स्टेटमेंट्स नहीं होते। जैसे आपने यहां पर लिखा ना गो टू स्प्रेड, तो यहां पर कोई भी गो टू स्टेटमेंट्स नहीं होते हैं। यहां पर हमने कोड तो समझने के लिए लिख लिया कि भैया स्प्रेड पर जाओ और उसको रिपीट कर लो, but in Python we are not provided with any kind of go to statements. Instead we are provided with what? So we are provided with 2 types of looping statements. गो टू स्टेटमेंट्स नहीं होते पर 2 लूपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं। उन 2 लूपिंग स्टेटमेंट्स के नाम क्या है? पहला होता है कंडीशनल वाइल लूप, और दूसरा होता है कंडीशनल फॉर लूप। ठीक, तो ये 2 लूप्स होते हैं जिनका यूज करके हम रिपीटेशन कर सकते हैं प्रोग्राम्स के अंदर, वाइल लूप एंड फॉर लूप। ठीक है, तो यहां पर एक और चीज ब्रैकेट में जो लिखी है उसको समझो, कंडीशन बेस्ड लूप। अगर आप कोई कंडीशन दे रहे हो तो आपको ज्यादातर वाइल लूप यूज करना है, अभी बस इतना ध्यान रखो, जब प्रोग्राम बनाएंगे तब क्लियर होगा। और अगर आपको किसी गिवन नंबर ऑफ टाइम्स लूप को रिपीट करना है, मतलब आपको पता है पहले से कि 6 ही डोसा बनाने हैं, तो आप फॉर लूप लगाओगे। और अगर आपको बनाते जाना है, आपके पास कुछ एक फिक्स्ड कंडीशन नहीं है, तो वहां पर आप वाइल लूप लगाओगे। जैसे कि 6 ही डोसास बनाने थे, वो हमको पता था कि 6 ही डोसास बनाने, तो वहां पर हमने क्या कर लिया, वहां पे फॉर लूप यूज कर लिया। अदरवाइज व्हाट वी वुड हैव यूज्ड वाइल लूप, अगर हमको कोई फिक्स्ड नंबर नहीं पता होता तो। चलिए, let us learn how to write code for repetitive task in Python। ये सारा बेसिक था कि यहाँ पर लूप्स कैसे बनते हैं, कैसे क्रिएट किए जाते हैं। अब जो पहली चीज है समझने वाली, वो हम समझते हैं, उसको कहा जाता है रेंज फंक्शन। ठीक है, सबसे पहली चीज लूप्स के अंदर समझने वाली है रेंज फंक्शन। ये पूरा 11th और पूरा 12th आपका साथ नहीं छोड़ेगा, तो रेंज फंक्शन आपको पूरा समझना है अच्छे से। ठीक है, नाम से पता चल रहा है, नाम क्या है इसका, नाम है रेंज, है ना। मतलब ये कुछ रेंज प्रोवाइड करता होगा, 1 से लेकर 10, 10 से लेकर 15,
15 से लेकर 20, ऐसी कुछ रेंज प्रोवाइड करता होगा डेफिनेटली, है ना। ये रेंज प्रोवाइड करता होगा तभी तो इसका नाम रेंज फंक्शन है कि नहीं। जब ये कोई रेंज प्रोवाइड करता है तो ये रेंज कैसे प्रोवाइड करता है उसको हम समझते हैं। रेंज प्रोवाइड करने का इसका तरीका क्या है, कैसे यहाँ पर रेंज हमको मिलेगी, वो रेंज कैसे आएगी उसको हम समझते हैं। ठीक, चलो देखते हैं उसके पहले क्या इन्होंने समझाया हुआ है। बिफोर वी स्टार्ट विथ लूप्स स्पेशली फॉर लूप ऑफ पाइथन लेट अस डिस्कस द रेंज फंक्शन। अब फॉर लूप समझने से पहले रेंज फंक्शन समझना पड़ेगा, क्योंकि रेंज फंक्शन के बिना हमारा आगे का काम नहीं होने वाला। The range function of Python generates a list which is special sequence type। ठीक है, एक सीक्वेंस लिस्ट जनरेट करता है। रेंज फंक्शन जो है ना, आप याद रखना एक चीज, रेंज फंक्शन जो है वो रेंज फंक्शन फॉर लूप में यूज होता है। ठीक, रेंज फंक्शन इज यूज्ड इन फॉर लूप। ठीक है, तो ये फॉर लूप में यूज होने वाला एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसको बोलते हैं रेंज फंक्शन। जहां पर आप फॉर लूप यूज करोगे वहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स आप रेंज फंक्शन का यूज करोगे। ठीक है, ये क्या प्रोवाइड करता है, तो कुछ सीक्वेंस टाइप की लिस्ट प्रोवाइड करता है। फॉर लूप ये जो रेंज फंक्शन है वो क्या करता है, कुछ लिस्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, सीक्वेंस वाली, कुछ सीक्वेंस होगा उसका, है ना, तो वो सीक्वेंस वाली कुछ लिस्ट प्रोवाइड करता है हमको, तो ये होता है फॉर लूप। चलो देखते हैं फॉर लूप को लिखा कैसे जाता है। यहां पर दिया हुआ है, द कॉमन यूज ऑफ फॉर लूप इज फ्रॉम इज इन द फॉर्म गिवन बिलो। रेंज फंक्शन यहां पर लगता है, जैसे कि मैं यहां पर लगा के बताता हूं आपको, इस तरीके से रेंज फंक्शन लगेगा। और यहां पर रेंज फंक्शन के अंदर आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट प्रोवाइड करनी पड़ेगी कॉमा लगा के। लोअर लिमिट जैसे कि मैंने प्रोवाइड कर दी 1 और कॉमा लगा के अपर लिमिट प्रोवाइड कर दी 10। ये रेंज फंक्शन के अंदर था, तो मेरी जो लिस्ट बनेगी वो क्या बनेगी, ऐसी बनेगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये रही मेरी लिस्ट, ये मेरा आउटपुट आएगा। अगर मैं रेंज फंक्शन में लोअर वैल्यू को 1 दूं और अपर वैल्यू को 10 दूं तो मुझे एक सीक्वेंस टाइप की लिस्ट मिलेगी जिसमें वैल्यूज होंगी 1 से लेकर 10 तक। इज इट क्लियर रेंज फंक्शन क्या करता है और कैसे लिखा जाता है। तो रेंज फंक्शन लिखा जाता है ब्रैकेट के अंदर लोअर लिमिट और अपर लिमिट। जैसे कि मैं आपसे अगर पूछूं कि ये देखो, ये इन्होंने एक रेंज फंक्शन लगाया है यहां पर। रेंज फंक्शन है रेंज 0 से 5, लोअर वैल्यू है 0, अपर वैल्यू है 5, तो आपका आंसर क्या आएगा, देखो मैं आपको बताता हूं, आपका आंसर आएगा 0 1 2 3 4, ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो अच्छा ठीक है, अब आप सोचोगे कि 0 से 5 की रेंज दी और मैंने 4 ही लिखा, 5 लिखना भूल गया, मैंने गलती कर दी। तो नहीं, मैंने गलत नहीं लिखा है। ये जो अपर वैल्यू होती है ये अपर वैल्यू काउंट नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि आप रेंज दोगे 0 से 3 तो आपका आउटपुट आएगा 0 1 और 2, अपर वैल्यू काउंट नहीं होती है। कीप दिस थिंग इन माइंड। आपने जो रेंज डाली 0 से 5, मैंने उसका आउटपुट क्या दिया 0 1 2 3 4, 5 मैंने नहीं लिखा है यहां पर। ऑलराइट, तो जो अपर लिमिट होती है वो अपर लिमिट की वैल्यू वहां पर काउंट नहीं होती है। दैट इज समथिंग दैट यू मस्ट रिमेंबर। देखो ये रहा उसका आउटपुट, ये देखो ये रहा आउटपुट। अपर लिमिट लिखी है क्या, नहीं लिखी है, तो यहां पर अपर लिमिट नहीं लिखी जाती, ये आपको डेफिनेटली ध्यान में रखना है। अपर लिमिट कभी भी नहीं लिखी जाती। अब एक फंक्शन लगा दिया इन्होंने, रेंज इज इक्वल्स टू 5,0। अब ये बताओ, रेंज लगा दी 5,0, लोअर लिमिट है 5, अपर लिमिट है 0, तो क्या एक जोड़ के आप 0 तक पहुंच सकते हो, नहीं पहुंच सकते। तो यहां पर एक एम्प्टी लिस्ट जनरेट होगी। एम्प्टी लिस्ट क्यों जनरेट होगी, क्योंकि 5 से 0 की तरफ तो जा ही नहीं सकते ना,
0 से 5 की तरफ जा सकते हैं, पर 5 से 0 की तरफ जा सकते हैं क्या जोड़कर? नहीं जा सकते। तो यहां पर ये एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करेगा, क्योंकि आपकी लोअर लिमिट अपर लिमिट से बड़ी है। जब आपकी लोअर लिमिट बड़ी है तो भैया डेफिनेटली वो छोटी छोटी वैल्यू की तरफ जाएगा कैसे? पॉसिबल नहीं है ना। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। यहां पर रेंज फंक्शन लिया हुआ है 12 से 18। इसका आंसर बताओ क्या आएगा? आंसर बताओ इसका क्या आएगा? आवाज आ रही है आप लोगों को? इसका आंसर बताओ। एनीबडी? रेंज फंक्शन है 12 से 18। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आएगा 12, 13, 14, 15, 16 और 17। ये एक लिस्ट बन जाएगी आपकी सीक्वेंस टाइप की। 18 काउंट होगा क्या? 18 नहीं होगा काउंट, क्योंकि अपर लिमिट काउंट नहीं होती। दैट इज समथिंग दैट वी हैव ऑलरेडी नोन, है ना। तो ये चीज़ के बारे में हमको ऑलरेडी जानकारी है कि अपर लिमिट तो काउंट नहीं होती। तो यहाँ पर इसका जो आउटपुट होगा वो 12, 13, 14, 15, 16, 17 ही आएगा। यहाँ पर 18 काउंट नहीं होगा। ऑलराइट, अब जैसे कि आपको ऐसा आउटपुट चाहिए, चलो देखो, आप चाहते हो कि आपका आउटपुट कुछ इस टाइप से आए, 0, 2, 4, 6, 8। अभी तक तो रेंज क्या कर रहा था, एक ये इसका डिफॉल्ट वे है कि वो एक एक जोड़कर अगली वैल्यू तक जाता है रेंज फंक्शन। बट अगर देखो मैं रेंज फंक्शन ऐसे लगा दूं, देखना, हाँ, ये मेरा रेंज फंक्शन है। इस ब्रैकेट के अंदर मैंने लिख दिया 0 से लेकर 10 तक। अभी तो आप इतने ही लिखते थे, दो वैल्यूज लिखते थे 0 से लेकर 10 तक। अब मैं कॉमा लगाकर एक और चीज लिख रहा हूं, कॉमा 2। ये मैंने रेंज फंक्शन में लिख दिया। तो यहां पर ये होगी मेरी लोअर लिमिट, ये होगी मेरी अपर लिमिट, और ये जो मैंने कॉमा लगा के 2 लिखा है ये होगा मेरा डिफरेंस। मतलब मुझे 0 लिखना है, एक छोड़ना है, 2 लिखना है, एक छोड़ना है, 4 लिखना है, एक छोड़ना है, 6 लिखना है, एक छोड़ना है, 8 लिखना है। मैक्सिमम नंबर 10 है, 10 काउंट नहीं होगा। मतलब इसका आउटपुट आएगा 0, 2, 4, 6, 8। मतलब कि यहां पर 3 वैल्यूज भी पास हो सकती हैं। वो 3 वैल्यूज कैसे पास होंगी? द फर्स्ट वन विल बी द लोअर लिमिट, द सेकेंड वन विल बी द अपर लिमिट, एंड द थर्ड वन विल बी द स्टेप होगी थर्ड, कि आपको कितने के डिफरेंस से वैल्यू को प्रिंट करना है। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो। अगर मुझे ये तो इवन नंबर प्रिंट करने थे, अगर मुझे ऑड नंबर्स प्रिंट करने होते तो मैं लिखता 1, 10, 2। तो पहले प्रिंट होता 1, 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9। 10 तो प्रिंट होगा नहीं, तो 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे प्रिंट होता जब मैं 1, 10, 2 लिखता। और इवन नंबर लिखने होते तो 0, 10, 2 लिखता, तो इवन नंबर्स प्रिंट होते। इज इट क्लियर? आई थिंक क्लियर होगा। यहां पर रेंज फंक्शन कैसे यूज होता है। ठीक है, तो ये होता है रेंज फंक्शन यूज करने का तरीका। ये यहां पर इन्होंने लिखकर बताया हुआ है कि ये स्टेप वैल्यू होती है। थर्ड जो आप लिखते हो उसको स्टेप वैल्यू बोलते हैं। कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं तो उसको हम समझते हैं। जैसे कि इन्होंने वही एग्जांपल लिया है जो हमने समझा अभी, 0, 10, 2, तो उसका आंसर आया ये। और हाँ देखो, अब ये वाला फॉर्मूला चल जाएगा। कौन सा? ये वाला जो आप ये लिख रहे थे ना 5, 0, तो आपकी लोअर लिमिट अपर लिमिट से बड़ी थी। जब लोअर लिमिट अपर लिमिट से बड़ी थी तो वो रन हो ही नहीं रहा था। पर अगर आप यहां पर तीसरा कॉमा, मतलब कॉमा लगा के तीसरी वैल्यू लिख दे -1, तो क्या होगा? 5, -1 4, -1 3, -1 2, -1 1 और -1 0। पर 0 आपकी अपर लिमिट है, तो क्या 0 लिखाएगा? नहीं लिखाएगा। सो दिस विल बी योर आंसर। तो जब रिवर्स ऑर्डर में आपको वैल्यूज प्रिंट करनी होंगी तो स्टेप वैल्यू में -1 देना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। यहां पर कुछ एक टेबल दिया हुआ है, टेब्यूलर के अंदर आपको कुछ आंसर्स जनरेट करके बताए हैं, इससे हम समझ सकते हैं। अब देखो पहला वाला, देखो पहले में लिखा हुआ है रेंज फंक्शन और सिर्फ 10। अगर सिर्फ 10 लिखा है तो जो 10 है वो आपकी अपर लिमिट है। ठीक है, अगर सिर्फ सिंगल वैल्यू है सो डेफिनेटली इट इज योर अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है? 10।
तो कहाँ से शुरू होगा, ऑटोमेटिकली ये 0 से शुरू होगा और 0 से लेकर 9 तक जाएगा। ठीक, सेकंड वाला देखो, रेंज है 5 से 10 तो वैल्यू आएगी 5 6 7 8 9। रेंज है 3 से 7 तो आएगी 3 4 5 6। रेंज है 5 से 15 3, मतलब 5 फिर 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये आपका आंसर आएगा। 9 3 -1, तो पहला तो 9 इट सेल्फ, -1 8, -1 7, -1 6, -1 5, -1 4, 3 काउंट होगा क्या, नहीं होगा। 10 1 -2, तो 10 -2 8, -2 6, -2 4, -2 2, और 1 तो इट सेल्फ अपर वैल्यू है तो वो काउंट नहीं होगी, तो इसीलिए यहां पर इस तरीके से ये प्रोग्राम को बनाया जाएगा। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो देखा हमने वो था रेंज फंक्शन, कि रेंज फंक्शन कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो और यहाँ पर एक और इनके साथ कुछ ऑपरेटर्स होते हैं जिनको कहा जाता है इन ऑपरेटर्स और नॉट इन ऑपरेटर्स। ठीक है, इन एंड नॉट इन ऑपरेटर्स। जैसे कि इन और नॉट इन ऑपरेटर होते हैं तो हमेशा सबसे पहली चीज जो ध्यान रखना, इनका आंसर हमेशा आएगा आइदर ट्रू और फॉल्स। इनका आंसर हमेशा ट्रू या फॉल्स में आएगा, इन और नॉट इन ऑपरेटर का। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल 3 इन 1 2 3 4, तो क्या 3 1 2 3 4 में लिखा है, तो आपका आंसर आ जाएगा ट्रू। 5 इन 1 2 3 4, तो आपका आंसर आ जाएगा फॉल्स। अब 5 नॉट इन 1 2 3 4, तो इसका आंसर आ जाएगा ट्रू। समझ रहे हो, क्या 5 1 2 3 4 में नहीं है, हाँ नहीं है तो ट्रू। ठीक है, तो इन ऑपरेटर होगा तो ट्रू, नॉट इन ऑपरेटर होगा तो फॉल्स। ये जो इन और नॉट इन ऑपरेटर्स होते हैं, इनको स्पेसिफिक नाम दिया गया है जिनको बोला जाता है मेंबरशिप ऑपरेटर्स। इनको मेंबरशिप ऑपरेटर्स कहा जाता है, इन और नॉट इन को। इनका आंसर हमेशा ट्रू और फॉल्स में ही आता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पर देखो एक और एग्जांपल दिया हुआ है, ए इन ट्रेड। चलो अब इनको समझते हैं हम, ठीक है, जस्ट अ मिनट। ए इन ट्रेड आंसर आएगा ट्रू, ऐश इन ट्रैश आंसर आएगा ट्रू। यहाँ पर फिर ये तो कुछ प्रोग्राम है तो उसको हम फिर देखेंगे बाद में। ठीक है, क्या है ये प्रोग्राम, इनपुट लाइन एंटर अ स्ट्रिंग। अच्छा, इन्होंने बोला कि आप पहले एक लाइन एंटर करो, मन से कुछ भी लाइन लिख दो। जैसे आपने लिख दी हेलो और आपने स्ट्रिंग लिख दिया एल, तो वो ढूंढेगा कि क्या हेलो के अंदर एल है। अगर होगा तो प्रिंट हो जाएगा स्ट्रिंग, मतलब कि एल इज पार्ट ऑफ हेलो, ऐसा प्रिंट हो जाएगा। और अगर नहीं होगा उसका पार्ट तो प्रिंट हो जाएगा स्ट्रिंग इज नॉट कंटेन्ड इन हेलो। इस तरीके से ये एक प्रोग्राम बनाकर बताया हुआ है इन्होंने। ठीक है, इफ स्ट्रिंग इन लाइन, अगर स्ट्रिंग लाइन में है तो नीचे वाली लाइन प्रिंट करो, नहीं तो सबसे लास्ट वाली एल्स वाली। तो ये इन्होंने यहाँ पर बताकर हमको एक प्रोग्राम के थ्रू समझाया हुआ है। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि ये लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, मतलब अब हम फॉर लूप की तरफ बढ़ेंगे, फॉर लूप को समझेंगे, फॉर लूप होता क्या है और इसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हमको दिए हुए हैं, तो हम उन एग्जाम्पल्स को एक बार समझेंगे। सो दिस इज इट स्टूडेंट्स, आज की क्लास के लिए ये रेंज फंक्शन सफिशिएंट था। एंड ठीक है, 11 पार्टिसिपेंट्स थे, बट फिर भी और पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, क्या पता क्यों, बट लेट इट बी। आई विल बी अपलोडिंग द वीडियो इटसेल्फ सो दैट the students those who have missed the class will be able to see the topics which we have studied today. ऑलराइट स्टूडेंट्स, एक बार इस वीडियो में कोई भी चीज़ ऐसा पार्ट कोई ऐसा जो आपको नहीं समझ में आया तो जस्ट गो थ्रू द वीडियो वंस, कुछ डाउट हो तो ज़रूर पूछे। ऑलराइट, सो थैंक यू स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।